नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ शामिल करते हैं कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से खबर और आपको बताएंगे कि एचबीएल पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का प्लेयर ड्राफ्ट लाहौर फोर्ट के हुजूरी बाग में मुनक्कद हुई तकरीब, जहाँ 6 फ्रेंचाइज ने अपनी स्क्वाड मुकम्मल कर ली है। पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग 10वीं एडिशन के लिए प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब हुजूरी बाग लाहौर शाही किला में हो रही थी, जहां पे कराची किंग्स ने डेविड्स और वार्नर को प्लैटिनम कैटेगरी में पिक किया। इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं आसिफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग आसिफ खान साहब। बताइएगा कि जो स्क्वाड तैयार किया गया है, इसकी डिटेल्स क्या हैं? देखिए, डिटेल्स के हवाले से तो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो आए हैं, बाहर से प्लेयर्स आए हैं और पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं। तो करीब 500 प्लस प्लेयर्स थे जिनमें से चुना गया है और बहुत अच्छी स्क्वाड्स बनाई है। 6 की 6 टीम्स हैं और जो खुशाइंद बात है वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग में इस मरतबा जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसमें केन विलियमसन एक बहुत बड़ा नाम है, न्यूजीलैंड के कप्तान है केन विलियमसन। T20 क्रिकेट में इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन वो वनडे क्रिकेट और टेस्ट मैच क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है और न्यूजीलैंड से जुड़े हैं वो। ठीक है आसिफ खान, आपसे भी आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। हमें यहाँ पे ताबिश मीर जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। वेलकम ताबिश मीर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी आसिफ, आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि गैर मुल्की खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद हमेशा आती है पीएसएल में, लेकिन इस मरतबा जो मयार है खिलाड़ियों का वो कुछ बेहतर मुझे लग रहा है। बहुत सारे, केन विलियमसन का मैंने नाम लिया, डेविड वार्नर, उनके पड़ोसी मुल्क ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है, वो भी बाएं हाथ से खेलते हैं और दुनिया भर में एक नाम है डेविड वार्नर का और बड़े जारहे मिजाज वो प्लेयर हैं। तो डेविड वार्नर का आना इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द पीएसएल और ये दोनों ही प्लेयर्स कराची किंग्स ने उठाए हैं और तमाम ही टीम ने बड़ी अच्छी स्क्वाड बनाने की कोशिश की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, खैर मैं इस पर राय नहीं देना चाहता, अभी तो पीएसएल खेली जाएगी, शुरू होगी, उसके बाद ही मामला चलेगा। अप्रैल में इस मरतबा का सीजन होता है, लेकिन अगर सरसरी तौर पे देखूं तो मुझे कराची किंग्स की स्क्वाड सब में बेहतर नजर आती है, बिकॉज ऑफ देयर बैलेंस, बिकॉज ऑफ देयर नेम्स, जो उन्होंने बड़े बड़े नाम लिए। अब देखें किस तरह से आगे बात बढ़ती है। ठीक है आसिफ खान। अच्छा ताबिश, आपकी तरफ आऊंगी। आप ये बताइए कि जैसे कि अभी आसिफ खान ने बताया कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, खासतौर पर डेविड वार्नर और केन विलियमसन की बात की जा रही है, तो आपको लगता है कि पूरे टूर्नामेंट के लिए ये लोग अवेलेबल होंगे दोनों प्लेयर्स, और इनकी शमूलियत जो है वो किस हद तक जो प्लेयर्स हैं उनका मोराल बुलंद करेगा, उनकी परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती है? जी बिल्कुल, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका चैनल 5 का, जिसकी मैनेजमेंट ने आज मुझे मदऊ किया प्रोडक्शन टीम का। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में जो ये पीएसएल सीजन 10 होने जा रहा है, आईपीएल, दोनों विंडोज जो है एक साथ क्लैश कर रही हैं। मैं यही सोचने पर मजबूर हूँ कि आया डेविड वार्नर का नाम हम कराची किंग्स में देख रहे हैं, विलियमसन का देख रहे हैं, एडम मिलने का देख रहे हैं और बड़े बड़े नाम हम देख रहे हैं। मोहम्मद नबी भी मौजूद है, जबकि मोहम्मद नबी खुद भी आईपीएल खेलते हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं इस वक्त। अगर मैं कुछ भी अपनी बात करूं या कोई वर्डिक्ट दूं तो बड़ा अजीब हो जाएगा। इस वक्त उन खिलाड़ियों ने आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अगर ओके किया या फिर कराची किंग्स को ओके किया कि वो खेलेंगे, लेकिन इसमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि वो किन कंडीशंस पे खेल रहे हैं। वो पीएसएल के स्टार्ट के 2 मैचेस खेल के क्या कराची किंग्स को छोड़ के चले जाएंगे? इस वक्त मुझे सबसे अच्छी टीम खिलाड़ियों के एतबार से, ओवरसीज जो खिलाड़ी हैं उनके एतबार से कराची किंग्स लग रही है। लेकिन अगर कराची किंग्स के पास ये तमाम खिलाड़ी सिर्फ चंद मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे तो फिर कराची किंग्स तो बड़ी कमजोर टीम हो जाएगी। तो दूसरी जानिब हम बात करें जो दीगर खिलाड़ी हैं या दीगर टीम्स हैं जिसमें जो जो नाम जुड़े हैं, हमने शाह होप का नाम देखा। शाह होप इस वक्त 2020 से लेकर अब तक वाहिद ऐसे बैट्समैन जो सबसे ज्यादा सेंचुरी ओडीआई सर्किट के अंदर की हैं। बड़े अच्छे बैट्समैन है वेस्ट इंडीज के ब्रेसवेल का नाम मैंने देखा और खिलाड़ियों का मैंने नाम देखा। तो ये सारी चीजें जो मैं देख रहा हूँ बड़ी जो सोचने वाली है कि आया इन खिलाड़ियों ने किस टर्म्स और कंडीशंस पर जो है यस किया है अपनी अपनी फ्रेंचाइज को। तो इस पर तो सोचना होगा। आपका बड़ा खूबसूरत सवाल था। ठीक है, थैंक यू। आप बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया आपने, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इनकी पूरे टूर्नामेंट के लिए नहीं है वो अवेलेबल, तो फिर ऑब्वियसली उस टीम के ऊपर काफ़ी असरअंदाज हो सकते हैं ये मामला। अच्छा आसिफ, ये बताइएगा कि हर फ्रेंचाइज ने अपनी जो टीम सिलेक्शन की है उनकी उसकी स्ट्रेटजी क्या थी? क्या उन्होंने अपनी टीम में जो प्लेयर्स को लिया है वो ऑलराउंडर्स को लिया है सिर्फ,
या स्पेशलिस्ट बैट्समैन और बॉलर्स को लिया है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और ताबिश ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। इस पर मुझे ये लगता है कि कराची किंग्स की, जैसे ताबिश बात कर रहे थे, कराची किंग्स ने ये सोचा होगा कि कितने मैच के लिए अवेलेबल हैं, और अवेलेबल जैसे मोहम्मद नबी हैं वो सप्लीमेंट्री कैटेगरी में है। इसका मतलब ये है कि वो अवेलेबल नहीं है पूरे सीजन के लिए। इस तरह राशिद खान एक बहुत बड़ा नाम है, लाहौर कलंदर्स से पहले खेले, अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, वो नहीं है इसमें। और अफगानिस्तान के प्लेयर्स की तादाद जरा थोड़ी सी कम नजर आ रही है इसमें। ना नवीनुल हक हैं जो बॉलर हैं अफगानिस्तान के बड़े शानदार, ना ही अफगानिस्तान का कोई और बड़ा प्लेयर है, सिर्फ एक जदरान है, उसके अलावा और एक दो प्लेयर्स मुझे नजर आए हैं। तो आईपीएल का क्लैश इज यस, ताबिश जिस तरह से कह रहे हैं कि वो एक मसला हो सकता है, तो उसके हवाले से लड़के खुद ही साइडलाइन हो गए हैं। जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, मुझे ये बताया गया कि खुद ही साइडलाइन हो गए हैं, और ये जो इन्होंने प्लेयर्स लिए हैं जो सप्लीमेंट्री कैटेगरी के बाहर हैं, वो अच्छे खासे वक्त के लिए अवेलेबल है। तो ये जिम्मेदारी पीसीबी की नहीं है, ये जिम्मेदारी फिर प्लेयर जो पिक कर रहे हैं कराची किंग्स से या मुल्तान सुल्तान से या शावर जलमी से, ये उनको देखना होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ जो दूसरा सीजन हुआ था पीएसएल का 2017 में, क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ कितना बड़ा मसला हुआ था कि उनके प्लेयर्स ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स उनके नहीं आए थे पाकिस्तान खेलने, और उसके बाद भी ये होता रहा है कोयटा के साथ और दीगर टीम्स के साथ कि उनके प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी मसला बनती है। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन अब आप अगर टीम स्क्वाड की बात करें तो यस, ज्यादातर टीम्स ने जो इनिसार किया है वो किया है फॉरेन प्लेयर्स पर। फॉरेन प्लेयर्स पर जो निसार किया है वो ऑलराउंडर्स मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन बॉलर्स भी हैं फुल। जिस तरह से नाहिद राना बड़ा अच्छा बॉलर है बांग्लादेश से, डेविड वीजे हैज बीन एन हाईलाइट ऑफ द पीएसएल फॉर क्वाइट अ फ्यू सीजंस नाउ। उसके अलावा भी जो प्लेयर्स हैं वो या तो ऑलराउंडर्स हैं, जैसे इफ्तिखार अहमद हैं, खुशदिल शाह हैं पाकिस्तानी, उसके अलावा भी इमाद वसीम हैं, उसके अलावा भी आपको ऑलराउंडर्स नजर तो आएंगे, लेकिन स्पेशलिस्ट भी हैं। जो टीम का कॉम्बिनेशन बनता ही ऐसे है कि स्पेशलिस्ट बैटर भी होते हैं टीम में 3 से 4, उसके बाद ऑलराउंडर्स होते हैं, उसके बाद बॉलर्स होते हैं, उसके बाद विकेट कीपर होता है। तो कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल वैसे बने हैं। लेकिन जैसे ताबिश ने भी कहा और जैसे मैं आपको पहले कह चुका था कि मेरी टीम, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कराची की टीम की पोजीशन ऑन पेपर अगर आप मुझसे आज पूछें तो कराची किंग्स चैंपियन होगा। ठीक है, आपने प्रेडिक्शन दे दी कि कराची किंग्स जो चैंपियंस होगा, उम्मीद करते हैं ऐसे ही हो। नहीं, अच्छा, लेकिन प्रेडिक्शन पे मैं बिलीव नहीं करता। मैं कह रहा हूँ कि आज पेपर पे अगर आप देखें, ऑन पेपर कराची किंग्स इज द बेस्ट लुकिंग साइड एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो उसके हवाले से मैंने कहा कि जीत सकती है, जीतेगी। अच्छा ताबिश, आपका क्या कहना है इस हवाले से? आसिफ खान तो कह रहे हैं कि जी उनको ये लगता है कि कराची किंग्स जो है वो ये टूर्नामेंट जीतेगी, तो आपका क्या एनालिसिस है? सबसे पहले मैं ये कहूँगा, देखें ये जो मोहतरम थे इनकी अपनी जाती राय है। मेरे नज़दीक मैं इस वक्त इतनी बड़ी जो है प्रेडिक्शन दे नहीं सकता, क्योंकि क्रिकेट जो है आपको पता है बॉल टू बॉल चेंज होती है। आपको याद होगा 92 के अंदर पाकिस्तान टीम का कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन हम चैंपियन बनकर सामने आए। बिल्कुल 2009 में जो है हमने जिस तरीके से खेला, हमने फिर चैंपियन बनकर सामने आए, हमने न्यूजीलैंड को जिस तरह हराया। फिर आप 2017 का वर्ल्ड कप देख लें, उससे पहले तो हम उस दौर का हिस्सा ही नहीं थे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। लेकिन फिर 2017 के अंदर हमने जिस तरीके से इंग्लैंड को सेमीफाइनल हराया और फिर हम फाइनल जीते इंडिया के खिलाफ, उस इंडिया के खिलाफ जिसमें हमें राउंड मुकाबले में किस तरीके से शिकस्त दी थी। तो बॉल टू बॉल क्रिकेट का जो खेल है वो तब्दील होता है, और इस पे कोई ऐसी प्रेडिक्शन देना ये मुनासिब नहीं होगा। कराची किंग्स की कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी अजीबो गरीब पिछले 2-2.5 साल में, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी मैनेजमेंट में बड़ी तब्दीली की। मैं अंदर की आपको खबर दूं, वसीम अकरम साहब जो है उनके जो रवाबित है कराची किंग्स के साथ में, जो उनका मुआहिदा था, तो इस वक्त अब उस मयार का नहीं होगा। जरा बता रहे हैं कि कराची किंग्स के साथ वसीम अकरम साहब जो है मुंसलिक नहीं होंगे, तो फिर कौन होंगे ये बड़ा सवाल है। दूसरा ये, मैं आपकी इस तरफ जो है नजर कुशाई करना चाहूंगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जिसके साथ 9 साल का एक तवील जो है वाबस्तगी थी साबिक कप्तान चैंपियन कैप्टन सरफराज अहमद की,
उनकी जो है उन्हें पिक नहीं किया गया और डायमंड कैटेगरी में मौजूद थे और फिर उनको और किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया। तो अब उनकी जो परस्तार हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि सरफराज अहमद का क्या क्रिकेट कैरियर खत्म हो गया, जो एक बड़ा अहम सवाल है इस वक्त क्रिकेट के हलकों में। अच्छा ताबिश, ये बताइएगा कि आप जैसे पिक की बात करें तो अगर जो इमर्जिंग प्लेयर्स के सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की जाए तो कौन से ऐसे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखा गया था? क्या डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के अलावा भी कोई क्राइटेरिया था प्लेयर्स के सिलेक्शन के लिए? जी बिल्कुल, मेरे नज़दीक में समझता हूँ पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डोमेस्टिक सीजन है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, जिसको मद्देनजर रखा जाता है, जिसकी बुनियाद पर हमने बड़े खिलाड़ियों को देखा है। अंडर 19 के जो खिलाड़ी हैं उन्हें बहुत ज्यादा इस इवेंट के अंदर माइलेज दी जाती है। माजी में आपने देखा होगा कि कराची किंग्स के साथ मुंसलिक हुए थे पाकिस्तान टीम के अंडर 19 के कप्तान मिर्जा साद बेग। इस बार उनका नाम इस तरीके से मैंने नहीं देखा, मेरी नजर उनके नाम पर शायद नहीं पड़ी है, उनका नाम मौजूद ही नहीं था उस फहरिस्त में। लेकिन फहाम ज्यादा जो है फेवरेट समझे जा रहे थे, मिसबाह हक साहब के साहबजादे फहाम उल हक, लेकिन उन्हें भी किसी टीम ने पिक नहीं किया। उनसे मुताल्लिक चंद दिनों पहले मैंने कुछ चीजें जो है देखी भी थी और पंजाब के जो कुछ क्रिकेट माहिरीन थे या क्रिकेट लवर्स थे या क्रिकेट प्रमोटर्स थे वो नहीं चाह रहे थे कि फार्म जो है उन्हें उस तरीके से फ्रूटफुल पोजीशंस मिले जो उन्होंने हासिल की अपने वालिद साहब की वजह से। तो यहाँ एक ये सिनेरियो है, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो लोगों के बड़े बड़े क्रिकेटरों के घरों से ही चल रही है, उनकी वजह से ही शायद चल रही है और उनके अलावा और किसी को अपॉर्चुनिटी दी नहीं जा रही है। मैंने एक नाम देखा फवाद अली बड़े अच्छे स्पिनर है डोमेस्टिक के अंदर। इसके अलावा मैंने एक और नाम देखा मोहम्मद रियाजुल्लाह, जो एक बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं जिनका ताल्लुक है केपी के बेल्ट से। इस तरह के जब नौजवानों को आप चांस देते हैं, रियाजुल्लाह की डोमेस्टिक में भी 400 रन उन्होंने कुछ 4 मैचेस में बनाए, इस तरह से जब आप परफॉर्मेंस को मौका देंगे मैं समझता हूँ चीजें बड़ी बेहतर होंगी, बहुत अच्छी होंगी। ठीक है। अच्छा आसिफ, आप ये बताइएगा कि इमर्जिंग प्लेयर्स की बात होगी, सप्लीमेंट्री प्लेयर्स का जो पिकअप हुआ है तो उसका कॉम्बिनेशन शामिल करते वक्त जो है फ्रेंचाइज ने किन एस्पेक्ट्स को सामने रखा? क्या ये प्लेयर्स बैकअप के तौर पर लिए गए या प्लेइंग 11 में इनको खिलाया जाएगा? देखिए ये प्लेइंग 11 में उस वक्त आएंगे जब इनकी जरूरत होगी, दे आर द बैकअप। ये तो बात ठीक है, सप्लीमेंट्री नाम से जाहिर है कि वो सूरत हाल होगी। अभी आपने सवाल किया था रूल्स क्या हैं, ये जो प्लेयर्स हैं इमर्जिंग के, इनका रूल बड़ा क्लियर कट है। और पता रूल जानने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप पीसीबी को फोन करें, पीसीबी से पूछें। अंदाजा लगाने से बेहतर है कि पीसीबी आज से पूछें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि इंटर डिस्ट्रिक्ट में अंडर 19 खेला हुआ लड़का या पाकिस्तान अंडर 19 खेला हुआ लड़का एलिजिबल होता है आपके इमर्जिंग कैटेगरी में आने के लिए, और इमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर आपको 11 में खिलाना होता है। तो जो भी सूरत हाल होती है ना, मैं जर्नलिस्ट हूं तो मेरा ये काम है कि मैं अंदाजे ना लगाऊं बल्कि पता कर लूं सूरत हाल को, तो इट्स वेरी इजी। तो ये तो मामला तय हो गया। अब ये सूरत हाल साद बेग का पूछा इन्होंने। साद बेग अभी जो लास्ट सीजन खेला है साद बेग के डिपार्टमेंट ने, उसमें भी वो ऑन एंड ऑफ ही चल रहे थे और अंडर 19 के कप्तान रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं। और पिछले साल वो ग्रेड 2 खेलने कारवान ग्रुप के साथ थे, कारवान की टीम के साथ। तो मैं मर्दान में ही था इत्तेफाक से, तो करीब से उसको देखा मैंने। वो फिटनेस का कोई इशू है साथ के साथ चला आ रहा है जिसकी वजह से वो शायद आउट ऑफ फेवर रहे। बड़े बड़े नाम आउट ऑफ फेवर रहे, बड़ा नाम तो नहीं है लेकिन उनके वालिद साहब की वजह से वो बड़ा नाम बन गए। फहाम उल हक, उनके ऊपर बहुत ज्यादा नजरें हैं, लेकिन ये हमारा उमूमी मिजाज है कि अपना बेटा तो हम हर जगह फिट कराने के लिए फोन करते हैं लोगों को, लेकिन क्रिकेटर का बेटा नहीं खेल सकता, उसके लिए सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन फिर ये उमूमी मिजाज है, पाकिस्तान की कौम का मिजाज है कि यार फोन कर दो, यार इसको लगा दो, इसको लगा दो। तो ये तो कल्चर खत्म हुआ नहीं है और ना ही होगा। और भी बच्चे आएंगे, और भी लोगों के रिश्तेदार आएंगे, और भी पर्चियां जिसको हम पर्ची कहते हैं वो आता रहेगा सिलसिला, हम बोलते रहेंगे, कुछ इससे फर्क नहीं पड़ना। ठीक है। अच्छा आपने फिटनेस की बात की तो ये बताइए जो कराची के स्टार है साइम अयूब, उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही लेकिन अभी वो फिट नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी फिटनेस वो फिट हो जाएंगे जब तक ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा? क्या उनकी शमूलियत के कोई इम्कानात हैं? देखिए इम्कानात तो उनकी शमूलियत के हैं, क्योंकि उनकी फिटनेस के हवाले से जो रिपोर्ट आई है, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ नहीं उनके बारे में बताया। ये भी मैं बता दूं आपको बात
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि वो साइम अयूब का एक बुलेटिन होता है, हेल्थ बुलेटिन होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो जारी करना चाहिए। वरना अगेन हम अंदाजे लगाएंगे, हम किसी से पूछेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तक नहीं बताया कि डॉक्टर का नाम क्या है जो उनका इलाज कर रहा है। सुना है कि जय समथिंग ऐसा उनका नाम है। वो भी भारतीय अखबार के अंदर खबर छपी कि साइम अयूब आउट हो गए 6 महीने के लिए, जो कि बहुत अलार्मिंग बात है। लेकिन ये भारतीय अखबार में छपी थी बात, भारतीय वेबसाइट पर छपी थी। इसकी कोई क्लैरिफिकेशन पीसीबी ने नहीं दी। जो सुनने में आया है, जो इंग्लैंड में रिपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 4 से 6 हफ्ते का इसको आराम कहा गया है, उसके बाद ये प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। और चोट इतनी संजीदा नौयत की नहीं है, उनको पैर जमीन पर रखने की भी इजाजत दी गई है और दीगर मामलात हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरी गुजारिश है कि इस बच्चे का जो भी आप कर रहे हैं वो हमें बताते रहें, वरना फिर वो अंदाजे होंगे, फिर वो जिस तरह से सूरत हाल खराब होती है वो होती जाएगी। लेकिन अभी जो खबरें इंग्लैंड से मेरे जो दोस्त हैं वहां पर, उन्होंने जो मुझे बताया वो ये कह रहे हैं कि वो चलते फिरते भी उसको देखने में ऐसा लग नहीं रहा कि इतना संगीन नौयत का मामला है, कोई सर्जरी की नौबत अभी तक नहीं आई है। तो ही विल बी फिट बाय द PSL, मुझे ऐसा लगता है। इंशाल्लाह, उम्मीद हम ये करते हैं। अच्छा ताबिश, आपकी तरफ आऊँगी। फिटनेस की बात हो रही है तो एक ऑन लाइटर मूड में ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि अक्सर ये सुनने में आता है कि जी हमारे जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो किसी ना किसी वजह की बिना पे वो इंजरीज हो जाती है, वो अनफिट हो जाते हैं। तो क्या स्पेशली कराची में क्या खिलाई पिलाई सही नहीं होती इन लोगों की? नहीं, बिल्कुल आपने एक वजह सवाल उठ किया। और आसिफ खान साहब जो है आपके साथ मौजूद हैं। अभी मुझे दुरुस्त अंदाज से वाज़ेह हुआ कि मोहम्मद आसिफ खान साहब मौजूद हैं, हमारे बड़े मोहतरम साथियों में से एक है। मैं यही बात कह रहा था, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त बोर्ड की एक अपनी टीम मौजूद है मीडिया की, जिन्हें वाज़ेह तौर पर अब मीडिया को आगाह करना चाहिए कि क्या चीजें हैं। और ये कंफ्यूजन तभी पैदा होती है कि खबरें बाउंस बैक होती हैं। आप कल तक कह रहे होते हैं तमाम खिलाड़ी फिट हैं और इसके बाद आप जो है उनसे मुतालिक फिटनेस रिपोर्ट जो जारी करते हैं उसके बाद कुछ और हो जाता है। कल तक तो जो आप इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच जीते हैं तो उससे पहले एक साबिक चीफ सेलेक्टर मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि ये जो खिलाड़ी हैं साजिद खान और नोमान अली, इनको तो आपने अनफिट कह के 2 बार एयरपोर्ट तक भेज दिया था और इसके बाद आपने बुलाया और आकिब जावेद आए, फिर उन्होंने इनसे काम लिया और इन्होंने आपको इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जिता दी। तो यहाँ तो हमारे यहाँ आवे तावा दिखावा है। और फिर तो मैं ये एक बात कहूंगा कि माजी में जब मेरी बात हुई थी कासिम उमर साहब ने, उन्होंने कहा था हमारे टाइम पे जितनी क्रिकेट होती थी और आज जितनी क्रिकेट हो रही है बहुत ज्यादा फर्क है। खिलाड़ी दूसरे मुल्क जा रहे हैं कहीं लीग्स खेलने, पहले सिर्फ एक काउंटी होती थी जहां खिलाड़ी जाते थे, अब हर मुल्क में हमारे जो खिलाड़ी हैं लीग्स खेलते हैं ब्रेड एंड बटर के लिए, वो हर जगह आपको दिखाई देते हैं, हर लीग में दिखाई देते। तो बाकायदा फिटनेस के एक मयार को बड़ा शानदार बनाना चाहिए, जिसके लिए आपको बाकायदा एक जो है फिजियो की टीम होनी चाहिए, एक मेडिकल पैनल होना चाहिए और खिलाड़ियों की रिहाब के लिए बाकायदा नेशनल हाई परफॉर्मेंस जो मुझे याद है इकबाल कासिम साहब कहते थे, एक आपने हाथी पाला हुआ है, इस सफेद हाथी का क्या काम आप लेंगे, इससे काम लेना है आपको और इसके अंदर तमाम सहूलियात होनी चाहिए। कभी आप ट्रेनिंग के लिए आप इन नौजवानों को अपने क्रिकेटर्स को भेज रहे हैं फौजी कैंप्स में, कभी कहाँ तो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर इसका क्या काम है, इससे काम लेना चाहिए। और यहाँ जो लोग मौजूद हैं जो साबिक क्रिकेटर अब इस वक्त खिदमत दे रहे हैं बोर्ड के साथ मुंसलिक रह के, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो डे टू डे जो है रिपोर्ट करें कि क्या क्या चीजों की कमी है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीजें वो कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि टेन्योर खत्म होने के बाद वो फिर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठकर बोर्ड के खिलाफ बातें करे और फिर वापस वो नौकरी हासिल कर ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा ताबिश, एक बात आपसे जानना चाहूँगी कि आपको नहीं लगता कि जो टीम स्क्वाड जो है अब फरवरी में चूँकि सीज़न स्टार्ट हो रहा है, इंशाल्लाह PSL स्टार्ट होगा, तो कुछ महीने पहले या तो टीम स्क्वाड डिक्लेयर कर दे ताकि वो जो प्लेयर्स हैं वो अपनी पूरी तौर पे फिटनेस, उनका अपने एनर्जी लेवल भी उनका अच्छा हो जाए, वो अच्छी अपनी खिलाई पिलाई भी करें और अपना अच्छा इनटेक रखें ताकि वो बिल्कुल फिट रहें उस मैचेस के लिए। क्योंकि एट द 11th आवर अगर ये टीम अनाउंस होती है तो आपको नहीं लगता ये टीम अनाउंसमेंट पहले हो जानी चाहिए? आप चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक बात करिए या PSL से मुतालिक बात करिए? मैं PSL से मुतालिक बात कर रही हूँ। PSL से मुतालिक बात करें तो PSL में तो दीगर ओवरसीज खिलाड़ी भी हैं, तो उनसे मुतालिक मैं समझा नहीं आपका सवाल, लेकिन बहरहाल जो मैं समझ पाया उससे मुतालिक मैं आपको जवाब दूं कि अगर आप जिन लीग से मुतालिक बात करें, वहाँ PSL है या कोई भी लीग हो, ये तमाम खिलाड़ी प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं
मैं समझता हूँ इन तमाम खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी अंदाजा है कि किस अंदाज से उन्हें क्रिकेट खेलनी है, कितना उन्हें फिट रहना है, और इन चीजों को मद्देनजर रख के खेलते हैं। वाया बाहर के आपके ओवरसीज खिलाड़ी हों, डेविड वार्नर की शक्ल में, कोई और शक्ल में, या फिर कोई और खिलाड़ी हो, इन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रोफेशनली एज अ फिट क्रिकेटर रखे। इसके बाद ही वो इस क्राइटेरिया में आएंगे और उनको जो उस तरीके से अहमियत दी जाएगी। ठीक है, आसिफ खान ये बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 2025 के लिए क्या तैयारियां की हैं, क्या नए इनिशिएटिव्स या चेंजेस देखने को मिलेंगे इस बार? अभी तक तो तैयारियां इन द सेंस कि कुछ नई चीज तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं बनाई, क्योंकि जो पुराने स्टेडियम्स भी हैं, जो पिंडी का स्टेडियम है, लाहौर का स्टेडियम है, कराची का नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, वो अभी तक तैयार मुकम्मल तौर पर हुए नहीं है। क्योंकि दो मसले हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ICC को जवाब देना है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ICC का वक्त आता रहता है, और अब मेरी इत्तला के मुताबिक अगले माह से ICC यहाँ पर मुस्तकिल क़याम कर लेगा और लाहौर में अपना सेंटर बना लेगा ICC। तो ICC के लोग तो अब आते जाते रहेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो काम छेड़ा हुआ है स्टेडियम्स का, वो कहा यह जा रहा है कि 25 इस महीने की 25 को वो काम मुकम्मल हो जाएगा। हम गाहे गाहे जाते रहते हैं जब से ये काम शुरू हुआ था अगस्त के महीने में, तो उस वक्त से जो डेडलाइन है वो चेंज होती रही। पहले कहा यह गया कि दिसंबर के वस्त में कंप्लीट हो जाएगा स्टेडियम कराची का, उसके बाद ये कहा गया कि दिसंबर के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। अब जनवरी शुरू हो गया। मोहसिन नकवी साहब कराची के नेशनल स्टेडियम आए भी थे अब से कुछ 15 रोज पहले, तो उन्होंने भी कहा था कि 25 जनवरी हो गई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से काम को फैलाया हुआ है, तैयारियां अभी तक मुकम्मल नहीं हुई हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हो जाएंगी। दूसरी तैयारी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी है वो है कि आपका इंतजाम कैसा है। कल आपने ब्रॉडकास्ट अगर देखी हो तो ब्रॉडकास्ट में ताबिश आपको बताएंगे बेहतर कि ब्रॉडकास्ट के अंदर जो मसले हुए, जो चीज़ें हुई, जो ऑडियो के मसाइल, जो वीडियो के मसाइल, ये बहुत बड़ी लीग है आपकी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग है ऑफ कोर्स, और आप चैलेंज करते हैं दूसरी दुनिया की लीग्स को, तो प्रोडक्शन क्वालिटी को बेहतर बनाएंगे तो मामला आगे चलेंगे। खैर, ठीक है, अब वो भी मामला हो गया। जी जी। अच्छा, ये बताइए जो PSL के जो पिछले एडिशंस है उसका पाकिस्तानी क्रिकेट पर क्या असरात मुरतब हुए, और आप क्या समझ रहे हैं कि जो PSL 2025 होने जा रहा है उससे हम क्या उम्मीदें लगा सकते हैं? देखिए, 25 का एडिशन PSL का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 साल पूरे हो जाएंगे। 10 साल पूरे होने का मतलब है तमाम ही फ्रेंचाइज अब नए मुआहदे की तरफ जाएंगी जो PSL का पहले उनके साथ तय था। मैं नदीम उमर साहब को सुन रहा था, समीन राणा साहब को सुन रहा था एक निजी टीवी पर, वो खुश नहीं है, और PSL की फ्रेंचाइज को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाली तब्दीलियां हैं। वो कहते हैं कि पिछले 5 सालों में कितने चेयरमैन आ गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और कितने ऑफिशियल्स चेंज हो गए PSL के, तो पाकिस्तान सुपर लीग एक सेपरेट आइडेंटिटी बन जानी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ भी होता रहे, मोहसिन नकवी हो, नजम सेठी हो, रमीज राजा हो, लेकिन PSL पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीम्स हैं उनको मिलाकर PSL की बॉडी अलग होनी चाहिए। ये कोशिश की थी नजम सेठी साहब ने, लेकिन ये कामयाब नहीं हुई। लेकिन इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का ये वाहिद ब्रांड है जो दुनिया भर में नामवर है। ठीक है, बेहद शुक्रिया आसिफ खान, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। ताबिश मीर आपका, और आप लोगों ने वक्त निकाला और बहुत डिटेल में इस हवाले से आपने हमें तफसीलात बताई, और इनका कहना था कि जी पाकिस्तान सुपर लीग एक अलग आइडेंटिटी बन जानी चाहिए,